हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। इस ऑप्शनल कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। 7 टॉपिक हमारा चल रहा है, 6 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ठीक है, महाजनपद को हमने अभी कंक्लूड किया था कुछ 1-2 लेक्चर पहले। लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या ट्रेंड होता है, किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मतलब मैं बहुत बार जो है प्रीवियस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से एक बार नहीं करूँगा। आज क्या करेंगे हम, आज हम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के, क्योंकि सोर्सेज के बेसिस पे किसी भी एम्पायर हो, चाहे या फिर कोई भी हिस्टोरिक जो इवेंट हो या फिर पीरियड हो या फिर कोई भी सिविलाइजेशन हो, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर को हम आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिकली ओरिजिनल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो मौर्यन एम्पायर है ना, यहाँ पे और यहाँ से आगे हम अगर मैं अगर बात करूँ तो सोर्सेज काफ़ी वैलिड हमारे पास अवेलेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है और ऑथेंटिकेट सोर्सेज भी है, तो अच्छे से हिस्ट्री जो है रिकंस्ट्रक्ट हो पाती है और हिस्टोरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिस्कशन या फिर डिबेट वगैरह करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब हिस्टोरियोग्राफी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेट हो रही है। ठीक है, तो एक बार हम मैप देख लेते हैं कि मॉडर्न एम्पायर का मैप जो है वो कहाँ तक था, किस तरीके से वो एक्सटेंड हुआ था, किस तरीके से वो फैला था। तो अगर देखो, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे तो आपको पता है कि महाजनपद जो थे ना वो 16 थे, और 16 महाजनपद जो थे ना उसमें से फिर 4 बचे थे। ठीक है, जैसे कि मगध हो गया, फिर आपका कोतला था, है ना, फिर आपका काशी वगैरह था, और एक और था कोई तो भी। उसके बाद इन जो ये जो 4 महाजनपद थे ना, फिर इनसे एक बचा कोई तो भी, वो था मगध। और ये जो मगध एम्पायर है ना, इसको हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हम देख चुके थे कि सबसे पहले हरण्यका डायनेस्टी आई थी, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से जो है वो शिशुनाग डायनेस्टी आई थी। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है थर्ड डायनेस्टी हमने देखी थी, वो थी अ, हमारी नंदा डायनेस्टी। और नंदा जो डायनेस्टी थी, जो नंदा डायनेस्टी जो थी ना, इन नंदा डायनेस्टी को टॉपल करके आपका चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मौर्यन डायनेस्टी या फिर मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पे मौर्यन को हम डायनेस्टी नहीं बोल रहे, मौर्यन को हम एम्पायर बोल रहे हैं। और बाकी जो थी ना, वो मगधन एम्पायर के ऊपर रूल करने वाली डायनेस्टीज है, जैसे कि हरण्यका, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। लेकिन मौर्य को डायनेस्टी नहीं एम्पायर बोला गया। अभी ऐसा क्यों, आप देख सकते हो इसका एक्सटेंड क्या है। इस एक्सटेंड की वजह से इसको हम डायनेस्टी नहीं मौर्यन एम्पायर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पैन इंडियन एम्पायर लॉन्च किया था ना या फिर इस्टेब्लिश किया था, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर प्राचीन भारत में किसी ने लॉन्च किया हो। मतलब पहला ऐसा इतना बड़ा एम्पायर था, और इसीलिए इसे हम मौर्यन एम्पायर कहते हैं। मगधन जो एम्पायर था उस पर रूल करने वाली एक डायनेस्टी थी मौर्य, जिन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया था, जो कि अगर आप देखो तो आज भी मतलब उसके बाद किसी के लिए इतना पॉसिबल, मतलब किसी भी रूलर के लिए इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा करना पॉसिबल नहीं था उसके बाद, और किया भी गया नहीं है। औरंगजेब के समय पे था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जितना मौर्य का मतलब इनका है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। अभी हमें थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो ये मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था, ये किस तरीके से नंदा ने जो है वो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से नंदा को टॉपल किया था। और इसमें जो आपके विष्णुगुप्त है उनका रोल था। ठीक है, अभी कहानी जो है ना वो यहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। अ, होता क्या है, एक बार आपको पता है कि 327 बीसी के आसपास यहाँ पे मतलब जो ग्रीक इन्वेजन वगैरह था वो आया था, मतलब यहाँ से अलेक्जेंडर आया था, ग्रीक इन्वेजन हुआ था। तो यहाँ पे ग्रीक का इन्वेजन हुआ, और ये बात आपके कौटिल्य को पता थी। तो कौटिल्य जो है ना वो गया धनानंद के पास। ठीक है, और यहाँ पे इतना जो था तब आपका धनानंद डायनेस्टी के अंदर मगधन एम्पायर था। ठीक है, 327 बीसी के आसपास की बात है। तो ये जाता है कहाँ पे, आपके जो धनानंद थे उनके पास। कौन, आपका कौटिल्य। ठीक है, विष्णु कौटिल्य, चाणक्य, आप जो चाहे उसे बोल सकते हो, 3 नाम है उसके। ये जाता है और धनानंद से कहता है कि देखो भाई, ऐसा होने वाला है कि अलेक्जेंडर आने वाला है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अभी ये क्या करता है धनानंद, ये थोड़ा एरोगेंट था, थोड़ा क्रूएल था, और जनता भी इससे कुछ खास खुश थी नहीं धनानंद से। ठीक है, अभी ये उड़ाता है मजाक किसकी, कौटिल्य की, और उसको इंसल्ट करता है, कौटिल्य को वो इंसल्ट करता है। अभी कौटिल्य को ये बात पसंद तो आएगी नहीं, है ना। अभी आपकी कोई इंसल्ट करा है तो आपको पसंद आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, ये शपथ लेता है, ये शपथ लेता है, ये प्रण लेता है कि मैं धनानंद को यहाँ से उठा के फेंक दूंगा। मतलब धनानंद के जगह पे मैं यहाँ पे कोई ऐसा राजा लाऊंगा जो कि सच में राजा कहलाने लायक होगा। तो इसी वजह से वो वहां से निकल जाता है, और फिर जब वो जंगलों से जाता है तो वहां पे जंगलों में उसे कुछ बच्चे जो है खेलते हुए देखने को मिलेंगे। वो जो बच्चे थे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा था चंद्रगुप्त।
और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त था ना, उसमें बचपन में ऐसी क्वालिटीज जो चाणक्य ने देख ली थी कि ये आगे जाकर काफी कुशल जो शासक बन सकता है। तो जब ये देखता है कि ये बच्चा काफी कुशल शासक बन सकता है, तो जो चाणक्य है वो उसके माता से, मतलब चंद्रगुप्त की माता से कहता है कि आप आपका बेटा मुझे दे दो कुछ सालों के लिए, मैं आपके बेटे को शासक बनाने वाला हूँ, बड़ा सम्राट बनाने वाला हूँ। तो ठीक है, वो लेके जाता है उसे, फिर तक्षशिला में वो जाता है और तक्षशिला में दोनों जाते हैं और वहाँ पे फिर उसको काफी सिखाया पढ़ाया जाता है स्टेट क्राफ्ट वगैरह के बारे में, वॉरफेयर वगैरह के बारे में। और उसके बाद जो है एक स्टोरी है, ग्रीक राइटर की एक स्टोरी है कि जब तक्षशिला से ये चंद्रगुप्त वगैरह पढ़ लिख के निकल जाता है, तो ये इससे मिलने जाता है, कहाँ कहाँ पे, आपके अलेक्जेंडर से मिलने जाता है, जहाँ पे अलेक्जेंडर बीच था यहाँ पे वॉरफेयर में। तो ऐसा माना जाता है, मतलब ग्रीक स्टोरी के अकॉर्डिंग, कि जब चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर के सामने प्रपोजल रखता है कि चलो भाई हम दोनों मिलके धनानंद को जो है वहां पे मार देते हो और यहाँ पे जो है मौर्यन डायना मतलब जो नंदा डायनेस्टी उसको खत्म कर देते। तो ये बात अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं मतलब पसंद नहीं आती कि एक छोटा सा एक लड़का है एक, या फिर क्योंकि 16-17 साल का लड़का था तब, ठीक है, चंद्रगुप्त, तो एक 16-17 साल का लड़का आ रहा है मुझे सिखा रहा है, तो ये बात अलेक्जेंडर को कहीं मतलब पसंद नहीं आ रही, उसको थोड़ा मतलब हर्ट हो रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है, और वो फिर उसको जो है गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है, उसको गिरफ्तार किया भी जाता है, और उसके बाद वो किसी तरह से छूट जाता है, ऐसी स्टोरी है। और जब वो छूटता है, कौन, चंद्रगुप्त, कहाँ से, अलेक्जेंडर की कैद से, तो यहाँ पे विंध्यास वगैरह माउंटेन्स में आता है, ट्राइबल यहाँ के ट्राइबल्स को जो है वो एक तरीके से संगठित करता है और उनसे एक आर्मी बनाता है, ऐसा ऐसी स्टोरी है। और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में वगैरह जाता है, और जब अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है, तो यहाँ पे जितने भी टेरिटरीज वगैरह थी ना ग्रीक्स की, उनको सबको मतलब उन सबको वो हरा के फिर यहाँ पे कब्जा करता है, और फिर धीरे धीरे जो है वो पाटलिपुत्र के ऊपर कब्जा करता है। ऐसी स्टोरी है जो ग्रीक राइटर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसका नाम जो है प्लूटार्च है शायद, आगे देखेंगे उसका नाम क्या है, तो प्लूटार्च है शायद वो हिस्टोरियन। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। अभी ये स्टोरी कितनी सही है कितनी गलत है वो हमें उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना 2-2,500 साल पहले का इतिहास जो है वो कोई बता ही नहीं सकता एग्जैक्टली क्या हुआ था। बस हमें हिस्ट्री को वहां से उठाना है, आर्कियोलॉजी के बेसिस पे कुछ क्रॉस चेक करके हम हिस्टोरिक इवेंट्स को ही उठाना होता है। बाकी तो ज्यादा जो है स्टोरी वगैरह बस वो पढ़ने में लिखने में मतलब सुनने में अच्छी लगती है, सॉरी लिखने में नहीं, सुनने में अच्छी लगती है। तो ये स्टोरी काफी अच्छी लगेगी आपको। एक और स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक तरीके से तक्षशिला में ट्रेंड हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर ये क्या करेगा, जो ये आपका जो चंद्रगुप्त है ये कौटिल्य के साथ मिलकर प्लानिंग स्ट्रेटजी कंस्पायरेसी वगैरह बनाता है, और फिर यहाँ पे पाटलिपुत्र में जो है विद्रोह करवाता है लोगों से, क्योंकि लोग भी जो थे वो नाराज थे दयानंद से, क्योंकि उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज कुछ अच्छी नहीं थी, काफी ज्यादा टैक्स उसने लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिए थे। तो काफी ज्यादा उसके रीजंस थे, और इन रीजंस की वजह से लोग भी जो है विद्रोह में जो है वो सपोर्ट करते हैं चंद्रगुप्त का, और यहाँ पे जो नंदा डायनेस्टी वो टॉपल हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसा जो है वो मुद्रा राक्षस में स्टोरी दी है। तो ये कितनी सही है कितनी गलत है उसमें हमें नहीं जाना है, बस हमें कुछ स्टोरीज थी मैंने आपको बताई। और उसके बाद जो आपका मॉडर्न डायनेस्टी या फिर मॉडर्न एम्पायर जो स्टेब्लिश हो जाता है 323 बीसीए में। तो इस तरीके से कुछ हमने देखा फाउंडेशन वगैरह के बारे में। आगे ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बस मैंने एक टेम्पो बिल्ड किया, एक बैकग्राउंड आपको बताया। अभी आज हमें क्या देखना है, तो आज हमें बस ओरिजिन को देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से बिलोंग करता था, क्या उसका ओरिजिन था, क्या वो क्षत्रिय था, क्या वो ब्राह्मण था, क्या वो शूद्र था, तो कहाँ से उसका ओरिजिन था वो देखना है, और सोर्सेज के बारे में देखना है जिसके बेसिस पे मॉडर्न एम्पायर या फिर मॉडर्न डायनेस्टी मॉडर्न हिस्ट्री को स्टूडेंट जो है रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न जो एम्पायर था वो 321 बीसी में इसने स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त ने। 185 बीसी के आसपास जो है फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर जो है वो यहाँ पे जो 321 बीसी में स्टैब्लिश होता वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो आपका शेषुंग जो डायनेस्टी थी, यहाँ का जो रूलर था, मतलब एक तरीके से वो पहले आर्मी कमांडर था मौर्यन के अंदर, लेकिन बाद में वो जो है यहाँ पे टॉपल कर देता है मौर्यंस को, और 185 बीसी में मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो रही है, मौर्यन एम्पायर खत्म हो रहा है, और फिर से वही मगधन एम्पायर स्टार्ट होता है, वहाँ पे कुछ डायनेस्टी रूल करेंगे फिर। तो वो आगे देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वगैरह कैसे वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको बस इतना समझना है कि 321 बीसी में जो है मौर्यन एम्पायर जो एक तरीके से स्टेब्लिश होता है, और 185 में वो एक तरीके से टॉपल हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा इंटायर जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपका मौर्यन एम्पायर जो एक तरीके से रूल कर रहा था, ये हमने देखा। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि उदयन नाम का जो राजा था हरण्य का डायनेस्टी का, उसने ही ये स्टैब्लिश की थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब इसका ओरिजिन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया, क्या ये क्षत्रिय है, क्या मतलब इनका क्या ये मतलब एक तरीके से इनका ओरिजिन क्या है, तो ये हमें अभी देखना है। ठीक है, अभी जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मौर्य क्लैन से बिलोंग करता है। जो मौर्य क्लैन है वो शाक्य ट्राइब से बिलोंग करती है, और शाक्य ट्राइब वही है जहाँ से गौतम बुद्ध बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो ऐसे वो जो थेरीज बनाएंगे, लेकिन नहीं इसके जो थेरीज है ना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रिगार्डिंग अशोका और मौर्यन डायनेस्टी काफी ज्यादा है, जो कि मिथिकल है, लेकिन ये जो थेरी ना वो सही है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजी जो है वो ये थेरी को एक तरीके से सपोर्ट करता है। अभी किस तरीके से आगे देखेंगे हम अभी। ठीक है, अभी थोड़ा समझो, थोड़ा जो है सब्र होना चाहिए आपको।
ठीक है, तो अभी देखेंगे हम कि बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है वहाँ पे क्या कहा गया है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ऐसा कहा गया है कि जो मोरा वर्ड है ना, मोरिया, ये वर्ड कहाँ से आया। अभी उन्होंने बोल तो दिया कि मोरिया क्लैन से बिलोंग करती है, तो मोरिया वर्ड कहाँ से आया। मोरिया वर्ड आया मोरा से। मोर मतलब कि मोर आपने सुना होगा, पिकॉक। ये पाली में इसको मोरा कहा जाता है, पिकॉक। और ये कहाँ पे रहते थे, जो मोरन जो डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जो एंसेस्टर थे ना, वो उस एरिया में रहते थे जहाँ पे पीकॉक काफी ज्यादा मिलते थे, और इसीलिए वहां से फिर मोरा आया, और मोरिया से मोरिया बना, और मोरिया से फिर मौर्य बना। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो थेरीज है। ठीक है, मतलब एक तो ये थेरी है, और दूसरी थेरी है कि उन्होंने एक मौर्य नगर नाम से सिटी स्टेब्लिश की थी, वहां से भी ये मौर्य यहाँ पर मौर्य कहा गया। तो अलग अलग थेरीज है। फिर जैन जो टेक्स्ट है ये भी कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त जो थे ना, वो उनके जो फादर थे वो रॉयल सुपरिटेंडेंट थे, पिकॉक थे, मतलब वो मयूर पोषक थे, मतलब एक तरीके से वो पिकॉक्स की देखभाल करते थे, और वहां से फिर ये मौर्य वर्ड आया है। तो जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग इनका जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे एक तरीके से पिकॉक के साथ देखने को मिलेगा। और जो बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन में जो मेंशन किया गया कि जो डायनेस्टी जो थी उनका कनेक्शन पिकॉक से, ये आपको जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी एक तरीके से कोरोबोरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि आर्कियोलॉजी जो है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। अभी किस तरीके से, अगर आप अशोका के जो पिलर्स है वो देखोगे, जैसे नंदग्राम में उसका एक पिलर है, वहाँ पे पिकॉक के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब पिकॉक के वहाँ पे इमेजेस है। ठीक है, और जो ग्रेट जो सांची का जो स्तूप है, वहाँ पे भी आपको स्कल्पचर जो है वहाँ पे भी आपको पिकॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये भी बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पिकॉक उनसे, मतलब उनका एक तरीके से सिंबल था, स्टेट सिंबल था। तो हो सकता है ये थ्योरी जो बताई गई है बुद्धिज्म और जैनिज्म में सही हो। फिर कुछ ऐसे ऑथर्स है जो कि दुंडीराज, जो कि आपको मुद्र राक्षस जो है ना, इसके ऊपर उसने कमेंट्री किया, मतलब उसके ऊपर वो उसने कुछ कमेंट्री किया, कुछ इंटरप्रिटेशन वगैरह किया है। और विष्णु पुराण के ऊपर भी इसने कुछ कमेंट्रीज किए है। तो इसका ऐसा कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस सोर्सेज, मतलब मुद्र राक्षस और विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग, ये जो है ना मौर्यास, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो थोड़े लो ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप पे आप देख सकते हो कि जो विशाखा दत्त है, जितने जिसने मुद्र राक्षस लिखी थी, उसका ऐसा कहना है कि ये कुलहीन है। कुलहीन मतलब कि वो लो ओरिजिन से, शुद्र ओरिजिन से। और यहाँ पे जो विष्णु पुराण है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो मौर्य है ना, ये आया है मुरा से। मुरा मतलब ये नाम था किसका, तो चंद्रगुप्त के मदर का। और चंद्रगुप्त की जो मदर है ना, वो एक अ, नंदा डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनकी वाइफ थी। तो वहां से मौर्य, मतलब देखो यहाँ पे दो थेरीज है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि मौर्य वर्ड आया मुरा से। और विशाखा दत्त का ऐसा कहना है कि ये जो थे ना, वे शूद्र ओरिजिन से बिलोंग करती थी। मतलब अब तक हमने दो थेरीज देखी। एक जो थेरी थी वो ये कह रही है कि जो मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त था, वो क्षत्रिय ओरिजिन से है ना, क्योंकि क्षत्रिय क्लैन है ना, आपके शाक्य क्लैन हो गई, मौर्य क्लैन, तो ये क्षत्रिय क्लैन है। तो हमने देखा बुद्धिस्ट जो कह रहे हैं वो क्षत्रिय क्लैन है। यहाँ पे विशाखा दत्त और जो विष्णु पुराण है ये कह रहे हैं कि ये शूद्र ओरिजिन से। और तीसरी जो थेरी है ना, वो रुद्र दमन की थेरी है। ठीक है, रुद्र दमन जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसी का आपको पता होगा। तो ये कह रहा है कि ये वैश्य ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो तीन थीरीज हमने देखी। और जो ग्रीक क्लासिकल राइटर जो इनका कहना है कि ये ठीक है हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कास्ट है कोई वरना यहाँ पे नहीं बताया। तो आप एक सम अप कर सकते हो कि आर्कियोलॉजी अगर यहाँ पे बोल रही है कि ठीक है, एक तरीके से कहीं ना कहीं पिकॉक से रिलेटेड कर रही है, तो हो सकता है कि जो बुद्धिस्ट या फिर जो जैन जो थेरीज है वो सही हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अभी हमने देखा ओरिजिन के बारे में, अभी हमें देखना है सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोर्सेज के बेसिस पे हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत 2-3 हज़ार साल पहले हम तो थे नहीं वहाँ पे देखने। तो क्या हमारे पास सोर्सेज है जिसके बेसिस पे हम मॉडर्न पीरियड को स्टडी करेंगे। तो वो सोर्सेज जो है यहाँ पे दो तरीके के, एक तो लिटरेरी सोर्सेज, दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके, इंडिजिनस और फॉरेन। इंडिजिनस में बुद्धिस्ट, जैन, पुराना, मुद्र राक्षस, और जो आपकी अर्थशास्त्र जो है ना, कौटिल्य की बुक। और फॉरेन में फिर इंडिका जो मेगास्थनीज के और कुछ ग्रीक राइटर्स है, जैसे प्लूटाच वगैरह हो गए वो। ठीक है, वो देखेंगे आगे, मतलब अभी देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है ना, इसमें आएंगे आपके इंस्क्रिप्शन वगैरह और अदर जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जैसे कि पॉटरी या फिर आयरन का किस तरीके से बढ़ा था, न्यूमिस्मेटिक्स वगैरह, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना, हमने फर्स्ट जो लेक्चर देखा था सोर्सेज वगैरह वाला, वहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, क्या होता है एपिग्राफी, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो अपने वो लेक्चर जो है देखे होंगे। और वैसे भी अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, मतलब आपने वो लेक्चर देख लिया। तो अभी लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले है बुद्धिस्ट सोर्सेज। तो बुद्धिस्ट सोर्सेज किस तरीके से जो है हेल्पफुल है फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो महावंश, दीपावंश, अशोकवदना, दिव्यवदना, ये कुछ टेक्स्ट है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसमें जो दिव्यवदना है ना, वो एक तिबेटन क्रोनिकल है। ठीक है, तिबेटन टेक्स्ट है। और जो ये दीपावंश है, महावंश है, ये श्रीलंकन क्रोनिकल है। और अशोकवदना जो है ना, ये अशोका के बारे में जो लिखी गई है बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह ने, ये टेक्स्ट है। तो यहाँ से आपको काफी ज्यादा रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे अशोका के बारे में और मौर्यन के बारे में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसमें थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीजें और थोड़ी बहुत जो मिथिकल चीजें, तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जो है ना,
वो ये है कि आपको हिस्ट्री के बेसिस मतलब हिस्टोरिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को कोरेलेट कर मतलब एक तरीके से क्रॉस चेक करके कंफर्म करके आपको उसके बाद फिर जो है यहाँ से हिस्ट्री को उठाना होगा। फिर मिलिंदा पन्नू और महाभाष्य दो सोर्सेज है जहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। फिर तारानाथ नाम से एक तिब्बतन मॉन्क था जो कि 17वीं सेंचुरी में एक बुक लिखता है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। यहाँ पे मौर्यस को काफी बार रेफर किया गया है, तो यहाँ पे भी आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे जातक ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं थ्रू स्टोरीज। यहाँ पे स्टोरीज बताई गई, उन स्टोरीज से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है मॉडर्न टाइम पीरियड की आपको देखने को मिलेगी। और फिर बुद्धिस्ट क्रोनिकल से कुछ या फिर श्रीलंकन क्रोनिकल भी आप बोल सकते हो, महावंशा और दीपवंशा। यहाँ पे किस तरीके से अशोका ने रोल मतलब अशोका ने किस तरीके से जो बुद्धिज्म को फैलाया था श्रीलंका में, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि वैसे तो इंस्क्रिप्शन जो अशोका के वहां से ही पता चलता है कि जो अशोका के जो बेटे थे और जो बेटी थी, ठीक है, सिद्धार्थ और सिद्धार्थ नहीं, क्या नाम था उसका भी, उसके बेटे का, बेटी का था शायद संघमित्रा और बेटे का नाम सिद्धार्थ ही था शायद। उन्होंने किस तरीके से मतलब उसको अशोका ने उन दोनों को भेजा था श्रीलंका में, और बुद्धिज्म को किस तरीके से फैलाने में मदद की थी, वो आपको यहाँ पे दीपावंशा और महावंशा में भी देखने को मिलेगा और अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। फिर दिव्य वदना एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें आपको अशोका के जो एफर्ट्स है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बाकी रीजन में वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि बुद्धिस्ट सोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोर्सेज जो है वो जैन सोर्सेज है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, जैन जो है वो मॉडर्न के बारे में ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, और जितना भी वो बोलते हैं वो बोलते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। मतलब चंद्रगुप्त ने ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और इसीलिए जो है जैनिज्म ने जो मतलब जैन जो सोर्सेज है वो बस चंद्रगुप्त के बारे में हमें बताते हैं। जो हम चंद्रगुप्त को जब डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चंद्रगुप्त जो है और जैन जो इनका कनेक्शन था। फिर पुराना किस तरीके से सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम करते थे। पुराना में कुछ लिस्ट दी गई राजाओं की, जिनमें कहा गया कि मौर्य जो थे ना, उसमें मतलब 13 राजा थे जिन्होंने 130 ईयर्स तक रूल किया था। और अलग ही एक लिस्ट है वो कहती है कि 9 राजा थे। तो यहाँ पे खुद ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। तमिल संगम लिटरेचर है जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि नंदास के बाद जो डायनेस्टी रूल कर रही थी मगधा में वो थी मौर्य, मतलब कि मौर्य। फिर तमिल एक पोएट है ममुलार, इसने डिस्टर्ब किया कि मौर्य जो किस तरीके से साउथवर्ड जो है उनका एक्सपेंशन हो रहा था। फिर मुद्रा राक्षस जो है इसमें विशाखा दत्त ने इसको लिखा था मुद्रा राक्षस को, और ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी, तो मतलब मौर्यन के अराउंड 500-600 साल बाद में इसको लिखा गया था। और इसमें एक तरीके से जो है ना वो किस तरीके से नंदास को डिफीट किया गया था, जो स्टोरी मैंने आपको पहले बताई थी किस तरीके से इंसल्ट हुई थी चाणक्य की, फिर चाणक्य ने प्रण लिया था और फिर उसको एक बच्चा मिला था और फिर उसको लेके गया, और वो सारी जो स्टोरी है ना वो इसी में है मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ से मैंने वो आपको स्टोरी बताई थी, ठीक है। तो ये आप जो है कुछ सोर्सेज है इंडिजिनस सोर्सेज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिजिनस सोर्स है ना वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। इसको अभी थोड़ा हम समझेंगे। अभी ये जो बुक है ना ये कौटिल्य ने लिखी थी। अभी कौटिल्य को जो चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अभी ये जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इसका जैसे कि एक मेंटर था, गाइड था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, यही था। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर भी था ऐसा माना जाता है। इसने बाद में ऑब्वियसली बात है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला ये है तो यही वहां पे मिनिस्टर तो हो गए ना, ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र जो बुक है ये कौटिल्य ने लिखी थी। इसमें अराउंड 15 अधिकारनाश है, मतलब कि सेक्शन है, और 180 प्रकरणाश है, मतलब 180 चैप्टर्स है, जो कि प्रोज एंड वर्सेस फॉर्म में लिखी गई है। संस्कृत में बेसिकली बुक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में काफी ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी की पॉलिटिकल या फिर गवर्नेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी ज्यादा आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी ज्यादातर स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो है ना अर्थशास्त्र एक तरह का मैनुअल है, ठीक है। ऐसा मानना है कि एक तरह का मैनुअल है। मैनुअल मतलब कि एक तरह गाइड है, एक गाइडिंग कर रहा है आपको कि किस तरीके से जो अफेयर जो है स्टेट के चलाना चाहिए। मतलब एक स्टेट है, एक राजा है, तो राजा को स्टेट को किस तरीके से रन करना चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या राजा मतलब राजा का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, राजा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद टैक्सेशन क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से सारी जो बातें है ना, मतलब एक तरीके से एक बुक है, एक तरीके से एक गाइड है, जहाँ पे एक एक किंगडम, एक मोनार्की, एक साम्राज्य किस तरीके से रूल करना चाहिए, ये यहाँ पे इसने बताया है। तो यही जो है ना यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है कि यहाँ पे ये जो बुक है ना, ये आपको देखो पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसने सिर्फ खुद के व्यू नहीं दिए। ये जो ये जो है ना कौटिल्य, इसने अर्थशास्त्र में बस खुद के व्यू नहीं दिए, बाकी बाकी कुछ ऐसे जो हिस्टोरियंस थे या फिर थियोरेटिशियंस थे ना, इसके भी इसने व्यू दिए कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बाकी लोगों ने जो पॉलिटिकल थ्योरी दी थी ना, वो भी इसने वहां पे दिए। तो यहाँ पे इसने खुद के विचार दिए और बाकी जो कुछ हिस्टोरियंस थे उनके भी विचार यहाँ पे उसने दिए है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है, सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये है कि ये जो सोर्स है ना, ये ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले तो डेट का इशू है। सबसे पहले इशू है डेट का। कुछ लोग बोलते हैं कि
ये डेट जो है ना वो मौर्यन के टाइम पे नहीं लिखी गई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कौटिल्य ने, कौटिल्य जो है ना ये इसका ऑथर नहीं था। और उससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि इसको एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है ना मॉडर्न पीरियड के लिए माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो सोर्स, ये जो बुक है ना ये नॉर्मेटिव है, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं है। मॉडर्न पीरियड जैसा था उसने वैसा उसको डिस्क्राइब नहीं किया, बस बल्कि वो एक पोटेंशियल स्टेट की कामना कर रहा है, एक इमेजिनेशन कर रहा है कि इस तरीके से एक स्टेट होना चाहिए, रूल करना चाहिए। मतलब कि ये नरेटिव है। ये क्या है? नरेटिव। अभी दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये आगे चल के मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब आगे मतलब अभी हम थोड़ा आगे के स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आप पे आपको यहाँ पे कोई चीजें मतलब कुछ चीजें ना वो क्लियर हो चुकी होगी। बाकी चीजें जो है ना वो आगे हम मतलब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। जो मैंने कहा डेट वगैरह वाला, मतलब जितने भी इश्यूज है ना इसमें, जो कंट्रोवर्सी है, किस तरीके से सोर्स ऑफ हिस्ट्री काम करता है और क्या कंट्रोवर्सी, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि ये कौटिल्य ने लिखी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें सेक्शंस कितने, इसमें चैप्टर कितने, पूरे पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए काफी हेल्पफुल है। अभी अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस जो है ना वो देख लेते हैं पहले। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये जो मॉडर्न स्टेट था, जैसे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होना चाहिए, किस तरह से राजा जो है वो ऑफिसर्स के साथ ट्रीट करेगा, क्योंकि इसकी इंसल्ट हुई थी ना। जो कौटिल्य था, धनानंद ने इसकी इंसल्ट की थी, तो इसको पता है कि राजा जो है ना वो मतलब ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट होना चाहिए, लेकिन उसको बातें सुननी चाहिए लोगों की। तो उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, मिनिस्टर्स की बातें सुननी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी दिया है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो रन करना चाहिए, राजा का बिहेवियर क्या होना चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया कि राजा को हर रोज जो अपनी सोने की जगह बदलनी चाहिए, उसके जो बॉडीगार्ड होंगे वो मतलब पूरे ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। तो काफी सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंस में दी गई है। फिर किस तरीके से यहाँ पे कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को हरा देते हैं, ये भी यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सोशल कंडीशन जो है मेंशन की गई है। फिर यहाँ पे जो इंडिका जो है ना मेगास्थनीज का, इसमें और इसमें काफी सिमिलरिटीज है, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कंटेम्पररी थे। फिर कुछ ऐसे जो ऑथर्स है ना, जैसे कि दंडिन वगैरह वगैरह, दंडिन मतलब कि पंचतंत्र जिसने लिखी थी ना वो, फिर बाणाभट्ट, ये भी ऐसा बोलते हैं कि अर्थशास्त्र इसने लिखी है कौटिल्य ने। फिर कुछ बुक्स है जो इसके बेसिस पे लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे कि नीति सार ऑफ कामानंद का। फिर वात्स्यायन ने लिखी थी, जो कि अर्थशास्त्र के बेसिस पे लिखी गई, मतलब इसी पैटर्न पे लिखी गई है, ठीक है। फिर कुछ अशोका जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है जो कि अर्थशास्त्र से ली गई है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज्यादा मतलब मुश्किल है नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हो ये पढ़ के। आगे ये डिटेल में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। जब हम मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करेंगे, जब हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, तो यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं। वरना आप बोलोगे यहाँ पे एक्सप्लेन तो कुछ किया नहीं, सब सिर्फ पढ़ लिया। तो पढ़ा इसलिए क्योंकि ये आगे आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे किस तरीके से जो डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन का चलता था, ठीक है। मतलब हर चीज में यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया। अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है इसमें? सबसे पहला प्रॉब्लम है डेट और एंड ऑथरशिप। जो स्टूडेंट इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो सबसे पहला क्रिटिसाइज करते हैं ऑथरशिप के बारे में। अभी लोगों का ऐसा कहना है ना, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि ये जो कौटिल्य है ये इसका ऑथर नहीं है, ये किसी और ने लिखी है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट दी जाती है, ठीक है। अभी इसको आप काउंटर व्यू किस तरीके से करोगे, तो इसका काउंटर व्यू इस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे पहले तो ट्रेडिशन जो है, मतलब परंपरागत हम ऐसा मानते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। दूसरा, एक आप सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यहाँ पे खुद कौटिल्य का नाम दिया गया, मतलब अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट जो मतलब सेक्शन है उसमें ऐसा कहा गया कि ये जो वर्क है जो कि आसान है पढ़ने को समझने को, वो कंपोज किसने है? कौटिल्य ने। मतलब अर्थशास्त्र जो बुक है इसमें खुद लिखा गया है कौटिल्य का नाम। तो यहाँ पे फिर ऑथरशिप का इशू ही नहीं आता, है ना। ऑथरशिप का इशू यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर इशू आता है डेट का। कुछ लोग बोलते हैं कि जो डेट है ना वो इस टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई थी, बाद में लिखी गई थी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कौटिल्य जो था वो एक ही ऑथर था और दो तीन ऑथर थे। तो ऐसे कुछ आर्गूमेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे डेट का जो इशू है ना वो कैसे सॉल्व होगा, आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने देखा था कि इंडिका की जो मेगास्थनीज है ना उसमें और इसमें काफी सिमिलरिटीज है। और हमें ये पता है कि जो ये मेगास्थनीज था, ये जो मेगास्थनीज था, ये मेगास्थनीज तो हमें 100% श्योर है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज जो है वो सेलिकस निकेटर का एम्बेसिडर था चंद्रगुप्त की कोर्ट में, तो ये तो श्योर है। और अगर इंडिका इंडिका जो इसने लिखी थी इसमें और चंद्र सॉरी आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र इसमें सिमिलरिटीज है। और यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखी है, मतलब डेट भी वही होगी ना। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो गए। देखो, सबसे पहली बात ये प्रूव हो गया हमारा कि जो ऑथर है ना इसका, ये कौटिल्य है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद मेंशन किया गया कि बुक कौटिल्य ने लिखी है। दूसरा, अभी डेट का इशू है, तो डेट का इशू किस तरीके से सॉल्व होगा? यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो इंडिका जो है ना वो मेगास्थनीज ने लिखी है, और मेगास्थनीज जो है ना वो चंद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, ठीक है। वो एम्बेसिडर था सेलिकस निकेटर का, ये भी प्रूव है, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है।
और अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और हमें ये पता है कि मेगास्थनीज इसका कोर्ट एम्बेसडर था, सॉरी एक मतलब इसी टाइम पीरियड पे था। और हमने अभी डिस्कस किया कि जो ये जो अर्थशास्त्र है इसमें और इंडिका में काफी सिमिलरिटीज है, काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, काफी ज्यादा दोनों में जो चीजें बताई गई है जैसे कि स्टेट क्राफ्ट वगैरह के बारे में वो सिमिलर है। तो फिर यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि अगर दोनों में सिमिलरिटीज है मतलब कि दोनों एक ही टाइम पीरियड के थे, है ना। तो यहाँ से ये जो डेट वाला जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है। वैसे भी जो ट्रेडिशन है वो मानते हैं कि वो 4th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था और काफी ज्यादा रिसर्च हुआ इसके ऊपर। एक ऑगस्टिन नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो है ना आपकी जो बुक है ये इसी टाइम पीरियड पे लिखी गई है। और उसके लिए कुछ आपको यहाँ पे कांगले नाम से स्टूडेंट ने कुछ एविडेंस भी दिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि ये जो बुक है ना कौटिल्य, सॉरी अर्थशास्त्री कौटिल्य ने लिखी है और मॉडर्न पीरियड पे लिखी है। तो इसके एविडेंसेस यहाँ पे कुछ, जैसे कि आजीविका जो सेक्ट है ना उसको बिंदुसारा ने सपोर्ट किया था, मतलब वहाँ पे फ्लरिशिंग था। और आपके जो ये अर्थशास्त्र है यहाँ पे आजीविका सेक्ट को मेंशन किया गया है। और आजीविका सेक्ट जो उसके बाद नहीं था वो तभी था, मतलब मॉडर्न डायनेस्टी के बाद आजीविका सेक्ट था ही नहीं, वो खत्म हो चुका था। तो अगर आजीविका सेक्ट अर्थशास्त्र में आ रहा है, वो आजीविका सेक्ट फ्लरिशिंग था ड्यूरिंग मौर्य, इसका मतलब है कि वो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो तभी लिखी थी मॉडर्न टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि ये वत्स्यायना ने जो कामसूत्र लिखी है और यज्ञवल्क्य ने जो स्मृति लिखी है इसके पहले लिखी गई थी। ठीक है, आप होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से जब पता चल जाता है तो जो स्टाइल जो जिस पैटर्न में लिखा गया है उस पैटर्न से पता चल रहा है कि इसको जो है ना वो वत्स्यायना की जो और यज्ञवल्क्य की जो बुक है इससे पहले लिखा गया है। और ये जो बुक लिखी गई थी वत्स्यायना ने, ये 200 बीसी के आसपास लिखी गई। और मनुष्य स्मृति जो है ना ये भी 200 बीसी के आसपास लिखी गई थी। तो अगर ये इससे पहले लिखी गई है अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, तो फिर जाहिर सी बात है कि मॉडर्न पीरियड में लिखी गई। मॉडर्न पीरियड कहाँ पे, तो 400 बीसी के आसपास और 200 बीसी या फिर 300 बीसी में। तो फिर ये वत्स्यन और यज्ञवल्क्य का जो मनुस्मृति वगैरह है ये है, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। फिर संघा पॉलिटिक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। संघा पॉलिटिक्स तब अपने चरम सीमा पे था। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट दी गई ना अर्थशास्त्र में वो किसी और डायनेस्टी के साथ मैच ही नहीं करती अदर देन मौर्य। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि ठीक है, डेट एंड ऑथरशिप वाला इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी एक जो इशू है सबसे बड़ा यहाँ पे वो है नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव वाला। अभी ये समझो यहाँ पे क्या है नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव। जो नॉर्मेटिव होता है ना उसका मतलब ये होता है कि आप एक पोटेंशियल स्टेट की कामना कर रहे हो। नॉर्मेटिव मतलब बस आप एक बुक लिख रहे हो जो इमेजिनेशन के बेसिस पे लिखी गई है, जो कि आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। जैसे कि डिस्क्रिप्शन क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज को देख रहे हो, मतलब देख रहे हो और उसको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिख रहे हो, वो क्या डिस्क्रिप्शन है ना, वर्णन कर रहे हो आप। लेकिन नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि आप एक पोटेंशियल स्टेट बता रहे हो। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ना ये क्या है, ये नरेटिव टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कंडीशन जो सोसाइटी वो नहीं बताई गई है, बल्कि यहाँ पे बस ये जो है ना अर्थशास्त्र है यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से एक आइडियल राजा होना चाहिए, मतलब शुड बी किस तरीके से स्टेट रन करना चाहिए, किस तरीके से राजा होना चाहिए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम होनी चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, टैक्सेशन किस तरीके से होना चाहिए, सोसाइटी क्या क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मतलब होनी क्या चाहिए, ये होता है नॉर्मेटिव। और क्या है वो है डिस्क्रिप्टिव। वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव मतलब जो एक्चुअल में है। तो अर्थशास्त्र जो है ना वो नॉर्मेटिव बुक है और ये सच है ना, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्योंकि अर्थशास्त्र में कहीं पे भी मौर्य को रेफर नहीं किया गया है, मतलब मौर्य वर्ड कहीं पे भी अर्थशास्त्र में नहीं है। अगर कौटिल्य ने लिखी, मतलब कौटिल्य अगर, और ये भी एक इशू आ जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, कौटिल्य ने नहीं लिखी है। क्योंकि अगर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का कोट पोटा तो फिर उसने अर्थशास्त्र में कौटिल्य का मतलब मौर्य का नाम क्यों नहीं लिया। वहां पे कहीं भी आपको मौर्य का नाम नहीं देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, पाटलिपुत्र का नाम नहीं, मतलब नाम ही नहीं है। तो ये भी एक इशू मिल मतलब टॉपिक आप मतलब एक जो पॉइंट है ना आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि ऑथरशिप वाला इशू में, कि ऑथर ये था ही नहीं इसका जो लोग बोलते हैं। क्यों अगर होता तो फिर इसके अर्थशास्त्र में इनका नाम भी होता ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो, आपको चीजें क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। और एक और यहाँ पे इशू आ जाता है जो है कॉन्ट्रडिक्शन विद द कंटेम्पररी इंडिका ऑफ मैगस्थनीज। और यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ये जो इंडिका ऑफ मैगस्थनी जो मतलब मैगस्थनी जो इंडिका लिखे ना इसमें और इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे कि फोर्टिफिकेशन के बारे में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में और टैक्सेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो आप कि जो है ना ये जो मेगास्थनीज था ना ये इतना कीन ऑब्जर्वर नहीं था। क्योंकि इसने ऐसा कहा था कि इंडिया में स्लेवरी नहीं है, इंडिया में लिटरेसी नहीं है, लेकिन ऐसी तो थी ना, ये थी। तो आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा जो ऑथेंटिकेट जो है ना वो आपका जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वही है। हाँ, मेगास्थनीज ने जो मेगास्थनीज जो इंडिका है ना वो भी सही है, लेकिन ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा बेहतर है। मतलब पाटलिपुत्र का जो एक तरीके से जो ये जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ना, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फोर्टिफिकेशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए डिस्क्रिपेंसी
क्यों है? यहाँ पे बोला ना कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे है? तो फोर्टिफिकेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। वो क्यों है? क्योंकि चंद्रगुप्त सॉरी कौटिल्य जो है ना वो क्या है, वो नरेटिव बुक है, तो वो किस तरीके से होना चाहिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो बताएगा। लेकिन जो मेगास्थनीज था उसकी जो इंडिका है वो तो डिस्क्रिप्टिव है, तो वो एक्चुअल में जो था ना वो बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो जो मेगास्थनीज ने बोला है वो एक्चुअल में बताया गया है कि जो था, ठीक है, पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बताया, लेकिन जो चंद्रगुप्त आपका जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या होना चाहिए बताया गया, इसीलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो आर्गुमेंट दी जाती है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका इसमें वो डिफरेंस है, तो बिल्कुल है डिफरेंस है, क्योंकि इसी का रीजन यही है कि नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव जो टेक्स्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव है वो नॉर्मेटिव है, इसीलिए डिफरेंस है। ठीक है, तो होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियोस को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। ठीक है, अभी फॉरेन सोर्सेज को देख लेते हैं कि क्या फॉरेन सोर्सेज मेगास्थनीज का इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। जब सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य इनकी जब ट्रीटी हो जाती है युद्ध के बाद, तो ये इसको भेज देता है, ठीक है, मेगास्थनीज को। और उसने इंडिका लिखी है जो कि फॉरेन अकाउंट में सबसे बेहतर है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी ओरिजिनल जो कॉपी है ना वो लॉस्ट हो चुके हैं, बस फ्रैगमेंट्स में कुछ बचे। और जो फ्रैगमेंट्स बचे ना वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी ग्रीक और जो लैटिन राइटर्स है उन्होंने उन फ्रैगमेंट्स के बेसिस पे, उन पीसेस के बेसिस पे जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, वहां से हम जो है वो इंडिका को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर रहे हैं। मतलब इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो लॉस्ट हो चुकी है, कुछ टुकड़े बचे, वो टुकड़े ये लेके गए और इन्होंने उन टुकड़ों के बेसिस पे हिस्ट्री बनाई, और फिर हमने इनके बेसिस पे फिर हम जो है रेफर करते हैं मेगास्थनीज को। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हम रेफर कर रहे हैं। फिर देमाइकस जो था ना वो इसका सक्सेसर था, मतलब मेगास्थनीज का सक्सेसर था देमाइकस इन द कोर्ट ऑफ मौर्यस। अभी हुआ क्या था, एंटिकस आया था, मतलब सेल्यूकस निकेटर जो राजा था ना इसके मौत के बाद इसका बेटा आया था एंटिकस। तो इसने क्या किया, इसने मेगास्थनीज को रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, और इसने किसको भेजा, दिमाकस को भेजा। ठीक है, और वो बिंदुसार के कोर्ट में था, और इसने फिर अपनी अलग से एक जो है वो बुक लिखी है जहाँ पे मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है। फिर जस्टिन नाम से एक ग्रीक ऑथर था जिसने एपिटोम नाम से एक बुक लिखी है, इसमें इसने मॉडर्न पीरियड के बारे में काफी कुछ लिखा है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त को इसने सैंड्रा कोटस कहा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसका नाम जो था चंद्रगुप्त का ग्रीक जो इसको सैंड्रो कोटस बोलते थे। ठीक है, और आपका बिंदुसार को ग्रीक जो है वो अमित्रोचोटस बोलते थे, ऐसा कुछ भी नाम था। ठीक है, और ये जो जस्टिन है इसने ये स्टोरी बताई थी सैंट्रोकोटस की, किस तरीके से वो अलेक्जेंडर के कोर्ट में गया था, फिर उसको जेल में डाल दिया गया था, और फिर बाद में वो छूटा कैसे तो भी, और फिर उसने ग्रीक और रूल से उसको मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया को लिबरेट किया था। तो वो मैं स्टोरी आपको अभी बता चुका हूँ। फिर प्लूटार्च है ना, प्लूटार्च जो था वो ग्रीक राइटर था जिसने लाइव नाम से बोल के, और यहाँ से हम पता पता चल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो आर्मी थी वो 6 लाख सोल्जर से बनी हुई थी। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखा, लिटरेरी सोर्सेज हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अभी हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, तो जो आप मटेरियल जो होते हैं ना, जो मटेरियल हमें मिलते हैं, ठीक है, पॉटरी वगैरह या फिर इंस्क्रिप्शन, जो पैलेसेस है, हाउसेस है, तो वो ये हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आपको एविडेंस देखने को मिलेगा कि आयरन का यूज काफी बढ़ चुका है। ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड पे, और हमने देखा था कि आयरन का यूज तो महाजन बस के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ पे बढ़ चुका था। अगर बढ़ चुका था तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी अच्छा हो रहा था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, इसीलिए तो इतना बड़ा एम्पायर स्टार्ट हुआ था, मतलब खड़ा हुआ था ना। तो ये हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार, आयरन का क्या रोल था वो हम देख चुके हैं, आयरन इम्पैक्ट हो गया प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो पॉटरी थी, इसका यूज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो पॉटरी ये काफी मतलब काफी एक तरीके से लग्जरी पॉटरी थी, मतलब कि अर्बन एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लोगों के पास वेल्थ पैसा काफी आ रहा था, है ना। फिर बर्न ब्रिक जो है वो भी आपको यूज होते देखने को मिलेंगे फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बर्न ब्रिक का यूज सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, वो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में नहीं आता, वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है ना। और ये जो है ये हिस्टोरिक टाइम पीरियड में हो रहा है, तो हिस्टोरिक टाइम पीरियड में सबसे पहले बर्न ब्रिक का यूज मॉडर्न्स ने किया था, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, वैसे बर्न ब्रिक का सबसे पहले यूज जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ, लेकिन वो हिस्टोरिक पीरियड नहीं, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। और क्या डिफरेंस है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता वो लेक्चर देख लो या फिर गूगल कर लो। ठीक है, रिंग वेल्स वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा देखने को मिली थी, लेकिन हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहली बार मॉडर्न पीरियड में देखने को मिली। ठीक है, फिर मॉडर्न जो पीरियड है ना, यहाँ पे आपको कोई एविडेंस देखने को मिलेंगे गोल्ड वगैरह के, गोल्ड कॉइन्स के, लेकिन कॉइन्स मिले जो कि कॉपर से बने हुए थे और सिल्वर से बने हुए थे।
फिर वुडन पैलेसेस आपको देखने को मिलेंगे और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जो है मेगास्थनीस ने उसकी इंडिका में एक्सप्लेन किया है, ठीक है? जिसकी मैंने कहा था ना सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पैलेसेस वगैरह के बारे में उसने काफ़ी अच्छे से बताया है, पाटलिपुत्र वगैरह के बारे में। तो वो इम्पोर्टेंट सोर्स है। अभी अशोका के जो एडिक्ट्स है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अशोका के एडिक्ट्स वगैरह के बारे में। अभी जो है इसके बाद फिर हमारा काफ़ी है इसमें अशोका के एडिक्ट्स के बारे में। अ, ठीक है? तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये आप देख सकते हो मैप वगैरह, मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन आपको याद रखनी होगी। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। आज हमने क्या-क्या देखा? आज हमने देखा किस तरीके से जो है एक तरीके से आपका जो सोर्सेज़ वगैरह हमने देखे, है ना? ओरिजिन को देखा हमने, फिर उसके बाद सोर्सेज़ को देखा। इस तरीके से जो सोर्सेज़ है जैसे जिसमें हम इंडिजिनस जो सोर्सेज़ है, मतलब एक तरह से लिटरेरी सोर्सेज़ हमने कवर कर लिए पूरे के पूरे। अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में हमने जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो कवर कर लिए। अभी इंस्क्रिप्शन जो है ना एपिग्राफी वगैरह ये बचे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को जो है ना वीडियोज़ को लाइक करो और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है? और हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। अभी हमारा इसमें क्या-क्या हो चुका है, तो हमने